हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार की क्लास चल रही थी। इसमें 21 के का तक आप लोगों को क्लास हो चुकी थी। अनुच्छेद 21 के का तक, उसके आगे अब इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो देखेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, किन किन दशाओं में गिरफ्तारी, दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी जो निवारक निरोध होता है उससे संरक्षण प्राप्त होती है। ये सीधे सीधे लिखा रहता है। तो आप लोगों को, यानी जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं कि वह क्या क्या अपने बचाव में कर सकता है, इस बारे में इस अनुच्छेद में दिया है। तो यह गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। एक होता है दंड विषयक और एक होता है निवारक। जो दंड विषयक गिरफ्तारी होती है, दंड विषयक गिरफ्तारी में अपराध के अगर सिद्ध हो जाएगा, अपराध कोई किए हो तब आपको गिरफ्तार किया जाता है। अपराध सिद्ध होने के बाद आप गिरफ्तार रहेंगे न्यायालय द्वारा कन्विक्टेड होने के बाद। और जो निवारक वाला होता है, अपराध पूर्व यानी शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि आप कोई भविष्य में अपराध ना करें। यानी ये भविष्य को देखते हुए शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दो तरीके की गिरफ्तारियां होती हैं। अब इसमें अनुच्छेद 22 में दो भाग हैं। पहला भाग जो 22 का आ है, इसमें है साधारण कानून के तहत जब हिरासत में लिया जाता है, साधारण कानून के तहत, तो व्यक्ति को क्या क्या अधिकार रहते हैं उस अपने बचाव के लिए। तो गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसको सूचना दी जाती है व्यक्ति को कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। फिर जो विधि व्यवसायी होते हैं, यानी वकील, विधि व्यवसायी से परामर्श लेने की, विधि व्यवसायी से परामर्श लेने की या उनसे सलाह करने की, और वो अपने पक्ष में उन्हें खड़ा करने की अधिकार प्राप्त होता है। और जब आप गिरफ्तार होंगे तो उसमें यात्रा का समय छोड़ दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने, या जिस क्षेत्र में आप आएंगे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ये अनिवार्य है। उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता, क्योंकि कहीं यात्रा में 1 से 2 दिन लग जाएगा। तो इसके लिए उसको निकाल के बाकी गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट जो निर्णय लेगा कि आपको छोड़ना है कि आपको पुलिस रिमांड पे देना है या क्या करना है। फिर मजिस्ट्रेट के बिना अतिरिक्त निरोध अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं तो 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। मतलब रख नहीं सकते अपने पास पुलिस वाले। तो ये साधारण कानून के तहत हो गया। अब दूसरा है निवारक निरोध। जो निवारक निरोध से संबंधित बातें हैं, इसमें भविष्य को देखकर निवारक निरोध, इसमें बिना बताए, बिना किसी सूचना, जो साधारण कानून के तहत अधिकार प्राप्त है वो ना प्राप्त होकर 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड है, इसको
याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम 3 माह, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि निवारक निरोध के तहत कितनी समय तक रख सकते हैं, 3 माह तक। 3 माह के बाद अगर उन्हें गिरफ्तार रखना है तो एक बोर्ड गठित होता है, सलाहकारी बोर्ड होता है। इस बोर्ड में हाई कोर्ट के स्तर के न्यायाधीश बैठते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपको आगे गिरफ्तार करके रखना है या छोड़ देना है। अगर वो कहेंगे कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, तो आप और आगे गिरफ्तार रहेंगे, नहीं छूट जाएंगे। इसमें भी कारण बताना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार करे हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक हित में कारण बताएंगे, लेकिन अगर सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा कि अगर बताने पर सार्वजनिक हित प्रभावित होगी तो नहीं बताएंगे कारण। और जो गिरफ्तारी के विरुद्ध आप प्रतिवेदन दे सकते हैं, तो इतना निवारक निरोध में है। इसमें जैसे कई कानून बनाए गए, मीसा बना था, ये तो अब निश्चित है। टाडा बना, फिर यूएपीए सबसे महत्वपूर्ण, ये अभी भी बहुत ही सशक्त कानून है। 1967 में बना था, 2019 में फिर संशोधित किया गया। तो यूएपीए, ये सब निवारक निरोध के तहत इसका उपयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 22 में हम आपको बताए हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो यानी अनुच्छेद 22 अब हो गया। अब इसके आगे अनुच्छेद देखिएगा। ये 3 माह वाला डेट याद रखिएगा, क्योंकि यही आराम से पूछता है, बाकी अनुच्छेद के बारे में पूछ लेगा। अब अनुच्छेद 23 के बारे में देखिए। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, एवं बलात्सरम निषेध, यानी मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सरम से निषेध, बलात्सरम का निषेध है इसमें। मानव दुर्व्यापार में क्या है कि जैसे वेश्यावृत्ति ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, बंधुआ मजदूरी ना हो, और इबलात श्रम में मतलब जबरदस्ती कोई काम ना, यानी बेगार ना करवाया जाए, बिना परिश्रम के जो मजदूरी करवा ली जाती है वो ना करवाया जाए। यह राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है। इसमें राज्य भी शामिल है और व्यक्ति भी शामिल है। और बंधुआ मजदूरी वाले में एक कानून पारित किया गया था 1976 में, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। ये याद रखिए डेट, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ने पूछा है, 1976। फिर आगे अनुच्छेद 24 में क्या दिया है? तो अनुच्छेद 23 आप लोग जान गए, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सरम। कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है, अनुच्छेद 23 दे देगा, 24 दे देगा, 20 दे देगा। तो जब आप लोगों को पता रहेगा कि किस अनुच्छेद में क्या है, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का निषेध है। आदि में बालकों के नियोजन का, यानी जो कारखानों में छोटे उम्र के बालक काम करते हैं, वो काम नहीं करेंगे इस अनुच्छेद के तहत, वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो इसमें क्या है कि 14 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। 14 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति फैक्ट्री, खान और जो जोखिम भरे कार्य हैं
उसमें काम नहीं करें। तो ये 14 वर्ष याद रखिए, और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है, ये आप याद रखिए। फिर क्या है इसमें, इसमें कानून पास किया गया इसके लिए, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन, निषेध एवं विनियमन अधिनियम, विनियमन अधिनियम 1986, ये भी याद रखिएगा, यहाँ दे रहे हैं 1986, ये भी पूछ सकता है। फिर बाद में इसमें सुधार किया गया, 2016 में संशोधन किया गया, ये बाल श्रम एवं किशोर कर दिया गया, बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम 2016 कर दिया गया। और इसी में 2006 में सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर और फिर चाय की टपरी जो मतलब दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, दुकानों में, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, इन सब में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें इन दो अनुच्छेदों में कही गई हैं, 23 और 24 में। तो आप देख लीजिएगा 23 और 24 में क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत ये था, 23 और 24 का जो अनुच्छेद था ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक कवर करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, पहला शब्द है अंतःकरण, फिर धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने की और आचरण करने की, आचरण करने की, यानी किस पद्धति से हम पूजा पाठ करेंगे, इन सब बातों को दिया गया है। और अंतःकरण क्या कहता है, अंतःकरण कहता है कि अपने मन में, जो आंतरिक मन हमें कहता है कि कौन से धर्म को हम माने और क्या करें, आचरण और प्रसार करने की, यानी प्रचार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। तो इसमें अंतःकरण है, धर्म के अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, मतलब कौन सी पूजा पद्धति अपनाएं, किस प्रकार के अपने धर्म को माने और अपने धर्म के प्रचार करें, और उसको अबाध रूप से बिना किसी दबाव के माने, और अपने आंतरिक मन में जो जिस धर्म के प्रति आस्था हो उसको माने। यानी अनुच्छेद 25 जो कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अपने धर्म की। इसके अलावा फिर अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी उसका प्रबंधन कैसे करना है इसकी स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 में दिया है। अनुच्छेद 27 में आप देखेंगे, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, यानी करों के भुगतान इसमें है, यानी कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप
कोई चंदा दें या कर दें धर्म की वृद्धि के लिए, तो इसमें कोई आपको बाध्यता नहीं है, जबरदस्ती आपसे कोई चंदा या कर नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 में क्या दिया है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कोई भी संस्था अगर धार्मिक शिक्षा दे रही है उसमें आप स्वतंत्र है कि आप वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे। उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी अगर कोई शैक्षणिक संस्थान प्रार्थना में या कहीं भी धार्मिक चीज़ों को अपना रहा है तो कोई भी दूसरे धर्म का या कोई भी व्यक्ति या बालक उसमें शामिल नहीं हो सकता है, यानी उसको स्वतंत्रता प्रदान है। तो ये 25 से लेके 28 तक का इसमें आपने देख लिया। तो हमें लगता है कब वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसके आगे का अनुच्छेद जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। और ये चैनल है सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।